नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल औसत ज्ञान में। दोस्तों आज हम कक्षा 10th के साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, उसका जो है हम क्वेश्चन आंसर और इम्पॉर्टेंट नोट्स जो है, जो चैप्टर में इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनको हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, जो कि साइंस का दूसरा चैप्टर है। अगर हम अध्ययन, अब कह रहा है अध्ययन समीक्षा, यानी कि हम चैप्टर को एक बार, क्या है चैप्टर में जो है महत्वपूर्ण बातें क्या है, तो उसको हम एक बार पढ़ेंगे। तो पहला है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो आप अम्ल की अगर बात करें, तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में क्या है, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जितनी भी आपके पास जो खट्टी चीज़ होती है, जैसे दही हो गई, नींबू हो गए, तो ये सब जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनको हम अम्ल कहते हैं। दूसरा है क्षार। तो क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। जो क्षार होते हैं, वहीं आपके आसपास जो जितनी भी कड़वी वस्तुएं, जैसे करेला हो गया, तो वो कड़वी है। तो जितनी भी कड़वी चीज़ है जो आपको खाने में कड़वी लगती हो, तो वो जो है वो क्षार प्रकृति के होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो अम्ल एवं क्षार की जांच आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल, ऑरेंज एवं फिनॉल्फेथिन का उपयोग करके कर सकते हैं। अब है कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी वस्तु अम्ल है, कौन सी वस्तु क्षार है? अब हम हर वस्तु को तो चख तो सकते नहीं। तो इसके लिए जो है बहुत सारे जो है सूचक कहते हैं। जिस सूचक किसे कहते हैं? तो जिससे हमें अम्ल और क्षार का पता चलता है, तो उसको सूचक कहते हैं। तो किस किस चीज़ पर हम जो चेक करते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है, तो उसका यहाँ पर नाम दिया है। जैसे क्या है? मेथिल ऑरेंज। ये जो है मेथिल ऑरेंज है एक वस्तु जिसके द्वारा जो है अम्ल एवं क्षार की जांच होती है। दूसरा है फिनॉल्फेथिलीन। ये भी एक जो है सूचक है जिससे हम अम्ल और क्षार की जांच कर सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, और कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिसकी गंध जो है अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। और इन्हें जो है, ऐसे सूचक को है एक गंध द्वारा जिसे हम पहचान जाते हैं। गंध जो है अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में बदलती है, तो उसको क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया। अब अगर हम बात करें क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया में, अस्माही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल प्रदान करते हैं। जो क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया के जो है अस्माही जो है धात्विक ऑक्साइड, अगर इनको धात्विक ऑक्साइड के साथ जो है वो जो अभिक्रिया कराया जाए, तो ये जो है अभिक्रिया कर साथ में लवण एवं जल प्रदान करते हैं। विलयन के विद्युत धारा का प्रभाव आयनों द्वारा होता है। वहीं कहा गया है कि विलयन के विद्युत धारा का प्रभाव, किसी भी विलयन, कोई भी विलयन है, तो उससे विद्युत धारा का प्रभाव कैसे होगा? तो वो है आयनों द्वारा होता है। अम्ल की उपस्थिति धनायन होती है। जो अम्ल है, उस अम्ल अगर विलयन अम्लीय है, तो उसमें जो है धनात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी। तो अम्ल की उपस्थिति में धनायन होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। वहीं है अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस उत्पन्न करता है। H प्लस यानी कि देखिए यहाँ पॉजिटिव का साइन दिया हुआ है। जल की उपस्थिति में HCl, जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। अम्ल, अब है अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं। अम्ल क्षारक सूचक जो है वो रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं, जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने में किया जाता है। जो हमने ऊपर पढ़ा था कि सूचक होता है जिसके द्वारा हमें कोई भी वस्तु अम्ल है या क्षार है उसका पता चलता है। तो जो अम्ल क्षारक सूचक के रंजक होते हैं, तो उनके मिश्रण जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, जिसको हम कहते हैं अम्ल क्षारक सूचक। विलयन में H प्लस आयनों के निर्माण के कारण ही होता है। विलयन में जो है H प्लस यानी विलयन में H प्लस यानी पॉजिटिव आयनों का निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो अम्लीय पदार्थ है उसकी प्रकृति कैसी होती है? उसकी प्रकृति जो है पॉजिटिव होती है। तो उसी प्रकार जो है विलयन में जो H प्लस, अगर आपका विलयन में जो आयन है वो H प्लस है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि H प्लस है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए जो है लेबोरेटरी होती है, उसमें एक प्रक्रिया होती है, इसके लिए एक पूरा माध्यम होता है जिसके द्वारा पता चलता है। तो हम आसानी से पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर विलयन में चेक हुआ और उसके द्वारा अगर H प्लस धातु के आयन निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, तो विलयन में OH आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय होती है। अगर विलयन में H प्लस है
तो वो जो है अम्लीय होती है। वहीं अगर OH माइनस है तो उसके निर्माण में पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय होती है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, अगर कोई भी अम्ल है और वो किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। ये आप याद रखिए कि कोई भी अम्ल जो है जब वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो जो है हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। अम्ल और धातु को अगर आप आप अपने घर पे भी कर सकते हो। किसी भी अम्ल को आपने देखा होगा कि नींबू का जो हमारे घर में कोई भी खट्टी चीज़ें जो तो उसको जो है धातु के बर्तन में नहीं रखते हैं, इसीलिए नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि अम्ल और जो धातु है वो साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। साथ ही संगल लवण का भी निर्माण करते हैं और साथ में ये जो है संगत लवण का भी निर्माण करते हैं। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है और जब भी कोई क्षारक भी अगर किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ लवण का निर्माण होता है। क्षारक में भी यही होता है, लेकिन जिसका ऋण आयन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, वहीं जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। वहीं कहा गया है कि जल में जो है अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि यह क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। अम्लीय जो है वो हाइड्रोजन और जो क्षारकीय है वो हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच अब है कि अम्ल और क्षारक यानी कोई वस्तु कितनी अम्लीय है और कोई वस्तु कितनी क्षारकीय है, यानी कहने का मतलब है कि कोई वस्तु कितनी कड़वी है या फिर कितनी ज़्यादा खट्टी है। अगर आप किसी वस्तु को देखो तो कोई वस्तु ज़्यादा कम खट्टी होती है, कोई वस्तु बहुत ज़्यादा खट्टी होती है। आप उदाहरण लेके देख सकते हैं दही और नींबू का। तो आप दही को आसानी से खा सकते हैं, लेकिन नींबू को जो है आपको बहुत ज़्यादा खट्टी लगेगी। तो इसकी जाँच कैसे होती है कि कौन सी वस्तु की जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति ज़्यादा मजबूत है? तो उसके लिए जो है एक पीएच स्केल का उपयोग से की जाती है। जो अम्ल और प्रकृति की जो जांच करती है, अम्ल और क्षार की प्रकृति की, तो वो जो है पीएच स्केल होता है एक, जिसमें 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं और जो विलयन में हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता माप होती है, जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप होती है। एक उदासीन विलयन वहीं एक उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। अगर किसी विलयन के पीएच का मान 7 है तो उदासीन है, यानी कि ना ही वो अम्ल होगा ना ही वो क्षार होगा, वो माने कि उसका कोई स्वाद नहीं होगा, वो उदासीन होगा। तो उदासीन, ये हमेशा याद रखने को बातें है ये कि उदासीन विलयन के पीएच मान हमेशा 7 ही होगा, जबकि अम्लीय विलयन के पीएच मान 7 से कम एवं क्षारकीय विलयन के पीएच मान 7 से अधिक होंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि पीएच स्केल पर जो है 1 से 14 तक नंबर होते हैं, जो कि 0 से 7 और 7 से 14 के बीच में डिवाइड होते हैं। अगर कोई वस्तु 7 है, 7 से कम है तो वो अम्ल होगी और 7 से ज़्यादा है तो वो वस्तु क्षारकीय माध्यम की होगी। अगर 7 है तो वो उदासीन होगी, ये आपको याद रखना है। सभी जीवों का उपापचय की क्रिया पीएच की एक इष्टतम सीमा में होती है और जितनी भी वस्तु है उसकी अगर उपापचय की क्रिया पीएच की एक इष्टतम सीमा में होती है, पीएच की जो है एक समान सीमा में होती है। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना, कहा गया कि अगर कोई अम्ल और क्षारक को जो है जल के साथ मिश्रित करना अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल को जल में मिलाते समय सावधानियाँ रखनी चाहिए। अम्ल को जो है वो जल में मिलाते समय जो है बहुत सावधानियाँ रखनी चाहिए। अम्ल में थोड़ा थोड़ा करके जल मिलाना चाहिए। जो भी अम्ल है, सांद्र अम्ल, यहाँ अम्ल की बात नहीं की गई है, सांद्र अम्ल, तो अम्ल में थोड़ा थोड़ा करके जल मिलाना चाहिए। जल में अम्ल नहीं मिलना चाहिए और जल में जो है अम्ल नहीं मिलना चाहिए। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। अगर आप अम्ल और क्षारक को एक दूसरे में मिलाइएगा तो वो एक दूसरे को उदासीन करके जल का निर्माण कर सकते हैं। ये आप अपने घर पे भी देख सकते हैं कि एक खट्टी चीज़ और एक कड़वी चीज़ को अगर आप एक साथ मिलाते हैं तो देखते हैं कि अगर एक खट्टी और कड़वी चीज़ एक दूसरे में मिलती है तो एक तरह से कड़वाहट भी कम होती है और एक तरफ से जो है उसका जो है खट्टापन भी कम होता है।
तो अगर वैसे ही दोनों को समान रूप से मिलाते रहे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब ना ही वो खट्टी रहेगी ना ही वो कड़वी रहेगी, और उसी को हम कहेंगे उदासीन। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन को जल कहते हैं। कहा गया कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन एवं उद्योगों में लवण के कई उपयोग हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी हैं लवण के कई उपयोग, और जो है उद्योगों में भी जो है लवण के कई सारे उपयोग हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर, क्योंकि दूसरा स्टूडेंट का दूसरा चैप्टर जो है साइंस का, उसमें जो क्वेश्चन आंसर है बहुत सारे बच्चों को उसमें दिक्कत आती है, तो इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है। तो उसके क्वेश्चन आंसर को अब हम पढ़ते हैं। तो पेज नंबर 24 जो है साइंस का चैप्टर जो है, पेज नंबर 24 पर जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर क्या है, तो ये देखिए कहा गया है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर कोई वस्तु पीतल की हो एवं तांबे की हो तो उसके बर्तन में हम खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए हमें। तो उसका देखिए आंसर क्या है। तो आंसर क्या आएगा कि पीतल एवं तांबे के बर्तन, अगर पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल, आपने देखा होगा कि दही, आपने को पता होगा कि दही में जो है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जिसकी वजह से वो खट्टी लगती है, जो पीतल एवं तांबे के बर्तन से अभिक्रिया कर लेती है। और जो ये लैक्टिक अम्ल होती है वो जो है पीतल एवं तांबे के बर्तन से अभिक्रिया करके हानिकारक यौगिक बनाते हैं। वो एक दूसरे से मिल के हानिकारक यानी विषैला यौगिक बनाते हैं, जिसके कारणवश ये खाने लायक नहीं रहता, और जिसके कारणवश जिसके परिणाम स्वरूप जो है जो हम उसमें सामान रखते हैं तांबे या पीतल के बर्तन में अम्लीय सामान जो रखते हैं वो खाने योग्य नहीं रहते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन पेज नंबर 24 का। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। हमने ऊपर पढ़ा कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये तो सही है। आपको ये याद रखना है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब यहाँ पर एक उदाहरण पूछा गया है, तो ये रहा उदाहरण 2NaOH, यानी कि Na का क्या होता है, सोडियम होता है, और OH का क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अब है N प्लस जिंक, Zn का जिंक होता है। इन दोनों को अगर मिलाया गया तो यहाँ पर देखिए Na2ZnO2 प्लस H2 क्या है यहाँ पर, ये जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न हुई है। जांच, अब इसकी जांच कैसे करेंगे, तो जलती हुई मोमबत्ती को परख नली के मुंह के पास ले जाने पर, जलती हुई मोमबत्ती को जो है अगर हम इसको जब हम जांच रहे दोनों को मिला रहे हैं, तो अगर उसको हम जो स्लाइड है उसके मुंह के पास हम ले जाए, परख नली के मुंह के पास अगर ले जाएं तो फट अर्थात पॉप ध्वनि की उत्पन्न होती है। तो वहाँ से क्या है, अगर जो गैस हमारा छूटा है वहाँ पर अगर हम जलती हुई मोमबत्ती को ले जाएं तो जो है वो फट की आवाज़ आएगी, पॉप ध्वनि उत्पन्न होगी। क्वेश्चन तीसरा कहेगा कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ए एक धातु यौगिक है जो कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। जब अभिक्रिया होती है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। और यहाँ से जो है जब ये दोनों अभिक्रिया करती है तो जो गैस है वो जलती हुई मोमबत्ती को जो है बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको एक बता दिया गया है, तो दूसरा क्या होगा, हमें ये पता करना है कि कौन सी ऐसी जो है यौगिक है, यानी कौन सी ऐसी परमाणु है जिसको मिलाते ही जो है वो अभिक्रिया होती है और पॉप की ध्वनि आती है और बुदबुदाहट की आवाज़ आती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं धातु की यौगिक ए, धातु का यौगिक क्या है, ए क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। अब देखिए यहाँ पर हम मिलाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और उसमें हम क्या मिलाएंगे, पहले से ही हमें कहा गया कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है ही पहले से ही, तो 2HCl तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू में आपका हमारा क्या आया है यहाँ पर, दो मिलाने पर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये है Ca से कैल्शियम,
और Cl से क्लोराइड प्लस जो है CO, जहाँ कार्बोनेट था CO3 था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है एक C इधर आ गया कार्बन का, तो यहाँ पर 2 C सिर्फ बचा है, तो CO2 यानी गैस के रूप में ये उत्पन्न हुआ है यहाँ से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस जो है H2O हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न हुआ है। तो ये रहा हमारा समीकरण। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 27 पे। पेज नंबर 27 का जो है पहला क्वेश्चन है कि पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि HCl यानी अभी HCl का हमने ऊपर क्या पढ़ा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित होते करते हैं। कहा गया है कि HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। तो इसका यहाँ पर क्या दिया है देखें। HCl उत्तर में कहा गया कि HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में H+ आयन बनाता है, H+ आयन बनाता है। इसका मतलब क्या है कि H+ आयन हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि H+ आयन कौन बनाता है, H+ आयन जो है पॉजिटिव का आयन जो है वो अम्ल बनाता है। तो इसका मतलब ये अम्ल है, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। और यही कारण है क्योंकि अगर कोई भी विलयन H+ का पॉजिटिव का आयन व्यक्त कर रहा है तभी हम उसको अम्ल कहते हैं, और यही कारण है कि वो अम्ल है क्योंकि वो H+ आयन बना रहा है। यही कारण है कि अम्लीय अभिलक्षण के प्रदर्शित करते हैं। जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक, वहीं अगर अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक की बात करें तो ये जो है H+ आयन नहीं बनाता, ये H+ आयन नहीं बनाता, जिसके कारण ये अम्लीयता को अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करता, और जिसके कारण जो है ये जो है अम्लीयता के अभिलक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ये जो है ये आपको आपको मन में अभी भी आपके मन में जो है इस क्वेश्चन को लेकर पूरा जो है साफ नहीं हुआ है, लेकिन मैं कह देता हूँ कि ये जो है वैज्ञानिक ने हमें जो बताया है, तो इसमें हमें कुछ नहीं सोचना। वैज्ञानिक ने कहा है, ने प्रूव किया है, उन्होंने देखा कि जो अम्ल होते हैं उन्होंने नाम दिया, वो पहले से ही जो पदार्थ होते थे उसको पहले से ही वो खुद अपना नाम नहीं बताता है, उन्होंने जो है उस पदार्थ का नाम दिया। तो इसके अनुसार पर उन्होंने क्या देखा कि उस तरह के जितने भी पदार्थ हैं जिसका उन्होंने नाम अम्ल दिया है, तो उस तरह के जितने भी खट्टे पदार्थों को इन्होंने किया तो वो सारे H+ आयन के थे। तो इसीलिए कहा कि अम्ल जितने भी अम्ल हैं वो सब H+ आयन प्रदर्शित करते हैं, और जो H+ आयन प्रदर्शित करता है वही अम्ल है। तो अब है क्वेश्चन दूसरा, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। कहा गया है कि अम्ल का जलीय विलयन जो है वो विद्युत का चालन क्यों करता है। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को पहले समझिए, इसमें ये कहा गया है कि अगर भी हम किसी अम्ल को, अगर अम्ल के हम जलीय विलयन तैयार करें, जल में मिला के उसका एक विलयन बनाए, तो वो जो है विद्युत का चालन करेगा, उससे जो है वो जो है ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होगी, भले ही कम मात्रा में उत्पन्न हो लेकिन होगी जरूर। तो इसका क्या, क्यों, अब ये क्यों करता है, ये हमसे पूछा गया कि ये करता क्यों है। तो चलिए देखते हैं। कहा गया कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन करता है, क्योंकि जो अम्ल है वो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है। क्योंकि कारण इसका यही है कि जो अम्ल है वो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रभाव करता है, और जिसके कारण जो है ये विद्युत धारा का प्रभाव करता है। अब तीसरा क्वेश्चन है पेज नंबर 27 का कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता। कहा लिटमस पत्र क्या होता है, पहले आपको यह समझना है। तो लिटमस पत्र होता है, ये भी एक सूचक है, जैसे कि मेथिल ऑरेंज था, फिनोल्फेथिलीन था, तो उसी प्रकार जो है ये भी जो है ये एक सूचक है जो बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो ये कह रहा है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, ये गैस है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, और शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं परिवर्तित करता है। तो इसका उत्तर क्या है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में, क्योंकि जो है जल की अनुपस्थिति में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस H+ आयन उत्पन्न नहीं हो पाता, क्योंकि जो है वो जल की अनुपस्थिति में जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है H+ आयन उत्पन्न नहीं हो पाता, सिर्फ जल की उपस्थिति में ही जो
है वो HCl H प्लस आयन उत्पन्न करता है। जो HCl है ये एक ऐसा गैस है जो कि जल की उपस्थिति में जो है वो H प्लस आयन उत्पन्न करता है। या अगर जल नहीं है और उसको हमने मिलाया तो वो H प्लस आयन उत्पन्न नहीं करेगा। तो इसी की वजह से जो है वो लिटमस पेपर का रंग भी नहीं बदलता है, क्योंकि उसके साथ वो अभिक्रिया ही नहीं करती है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस। अब है अम्ल को अनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। पूछा गया है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो है वो अम्ल को जल में आप मिलाइए। जल है और उसमें अम्ल को मिलाइए, ऐसा नहीं कि अम्ल है और उसमें जल को मिलाइए। ये हमें हमेशा कहा जाता है। ये पूछ रहा है ऐसा क्यों कहते हैं, तो आइए इसका हम आंसर जाने। तो कहा गया अम्ल को तनुकृत करते समय, अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में, क्योंकि जल को सान्द्र अम्ल में मिलने से वह तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट हो जाता है। क्योंकि अगर जल को हम अम्ल में मिलाएंगे तो वो जो है वो सान्द्र अम्ल में मिलने से तीव्र अभिक्रिया होगी और विस्फोट कर देंगे ये एक दूसरे से मिलके। इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं, और अगर इसके ये जब विस्फोट होगा तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम यानी कि बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 5 कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H2O प्लस की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। अम्ल के क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3 प्लस, जिसका सिंबल क्या है H3 प्लस, की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो चलिए इसका हम उत्तर जानते हैं। तो कहा कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में H3O प्लस या HOH माइनस प्रति इकाई आयतन में कमी आती है। अगर हम अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय जो है वो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में जो है H3O प्लस से OH माइनस प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन, ये आपको ध्यान रखना, प्रति इकाई आयतन में कमी आती है। इसी कारण जो है इसकी सांद्रता प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस की सांद्रता कैसे प्रभावित करती है। पहले तो आपको ये जानना है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन है, सोडियम क्या है, सोडियम जो है वो अम्ल है, वहीं उसको जब हम क्षार में मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस की सांद्रता बढ़ जाती है। इसका आंसर क्या है कि हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस की सांद्रता बढ़ जाती है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 31 पे। पेज नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपके पास 2 बिलियन ए एवं बी है। आपके पास 2 बिलियन, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी है। बिलियन ए के पीएच मान 6 है। बिलियन ए का जो पीएच मान है वो 6 है एवं बिलियन बी के पीएच मान 8 है। अब बिलियन बी का पीएच मान 8 है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय है, और इसमें से कौन अम्लीय है कौन क्षारकीय। पहले हमने क्या पढ़ा कि जो 7 से कम होंगे वो अम्लीय प्रकृति के होंगे, और जो 7 से ज़्यादा होंगे वो क्षारकीय प्रकृति के होंगे, और जो सिर्फ 7 के होंगे वो जो है उदासीन प्रकृति के होंगे। तो चलिए अब इसमें इसी आधार पर आपको तभी तक पता चल गया होगा कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, लेकिन इसमें कुछ और भी पूछा गया है। तो चलिए पढ़ते। बिलियन ए पीएच 6 है, तो जो कि 7 से कम है। बिलियन ए जो है उसका पीएच मान कितना है 6 है, जो कि 7 से कम है। अब बिलियन बी है उसका पीएच मान 8 है, जो कि 7 से अधिक है। तो ए में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है। ए में अगर देखें तो H प्लस आयन की सांद्रता जो है अधिक है, क्योंकि ये अम्ल है, तो अम्ल में जो है वो हमेशा आयन प्लस में होते हैं, तो इसलिए इसका अधिक होगा सांद्रता।
अब क्वेश्चन इसी का पेज नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। H प्लस आयन की सांद्रता की विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है, विलयन और अधिक अम्ल होता है। यानी इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि H प्लस आयन की सांद्रता की विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी H इस प्लस के जो विलयन होते हैं, H प्लस का जो सांद्रता होती है उस तरह की जो विलयन होती है, तो उसकी हमें एक तरह से हमसे पूछा गया कि क्या इसकी विशेषता है। तो इसकी विशेषता ये है कि H जैसे कि हाइड्रोजन आयन, हमने एक उदाहरण लिया, हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है, विलयन और अधिक अम्ल होता है। जैसे ही H प्लस की सांद्रता बढ़ते जाती है, विलयन और अम्लीय होती है। ये कैसे होती है, ये मैं आपको समझा दूं। क्योंकि अम्ल जो होता है उसका जो है H प्लस जो होता है उसका आयन होता है जो पॉजिटिव होता है, वो H प्लस आयन क्या है, पॉजिटिव होता है। तो जब उसका पॉजिटिव आयन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो और ज़्यादा अम्लीय होगा। क्योंकि जब ज़्यादा अम्लीय होगा तभी उसका पॉजिटिव साइन भी और ज़्यादा होगा, H प्लस और ज़्यादा सांद्रता इसकी होगी। तो इसी प्रकार जो है कहा गया कि जैसे हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है, विलयन और अधिक अम्ल होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं। अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं। पूछा गया क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, और अगर हाँ तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं। हाँ, H प्लस आयन क्षारकीय है, परंतु इसकी सांद्रता OH माइनस आयनों की सांद्रता से कम होती है, इसलिए यह क्षारकीय होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, कोई किसान खेत की मृदा, कह रहा है कि कोई किसान खेत की मृदा की किसी परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। तो कोई किसान अगर खेत की मृदा में अम्लीय परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक यानी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए करेगा। यानी कि इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि अगर कोई किसान अपनी मृदा में जो है ये तीनों मिलाएगा तो उसकी जो मिट्टी में जो है वो अम्लीय या क्षारीय जो प्रकृति है वो नष्ट हो जाएगी, उसकी मिट्टी उदासीन हो जाएगी। अब पेज नंबर 36 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पेज नंबर 36 का ये है पहला क्वेश्चन, जिसे कहा गया है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। CaO और Cl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो इसमें देखते हैं कि CaO और Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। इसका प्रचलित नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। उस पदार्थ का नाम, अभी इसका दूसरा क्वेश्चन है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उत्तर क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना। अगर हम शुष्क बुझा हुआ चूने को अगर हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो ये जो है विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए, अब कहा गया कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर है इसका कि कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट जैसे धोने का सोडा का उपयोग करते हैं। जो है कठोर जल को जो मृदु करने के लिए जो है वो सोडियम कार्बोनेट, जिसको धोने का सोडा भी कहते हैं, जिसको धोने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, इसके लिए आपको समीकरण भी लिखना है। तो उत्तर है इसका कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होगी। पहला 2NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये, और अगर इसको हमने गर्म किया तो इसको ऊष्मा के साथ ये अभिक्रिया करके NaCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O हाइड्रोजन के हाइड्रोक्साइड गैस इसका मतलब हो जाएगा, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन तीनों का निर्माण होगा। प्लास्टर ऑपस पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करने के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ
पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करने के लिए समीकरण लिखे तो इसमें क्या होगा, CaSO4 इंटू में जो है 1/2HO2 प्लस 1 × 1/2HO2 इक्वल टू CaSO4 इंटू में 2H2O। अब यहाँ से खत्म हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर। अब हम अभ्यास की अगर करते हैं, अभ्यास की क्वेश्चन आंसर करते हैं तो अब अभ्यास के क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। कोई विलयन जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि कोई भी विलयन लाल लिटमस को नीला कब करता है। तो लाल लिटमस को नीला कौन से हम जो है जो हमारे जो होते हैं जितने भी पदार्थ होते हैं दो तरह के होते हैं, आम्ल और क्षारकीय होते हैं। तो कोई भी विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस नीला कब होता है, जब कोई क्षारकीय प्रकृति के विलयन को जो है लिटमस पर अगर हम गिराते हैं तो उस प्रकृति में जो है लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाता है। तो यानी क्षारकीय, अब पीएच मान इसका कहा गया है तो क्षार का जो पीएच मान होता है वो जो है 7 से ऊपर होता है। अब यहाँ पर देखते हैं एक जो है वो अम्ल होगा अम्लीय प्रकृति का, 4 जो कि 7 से कम है ये भी अम्लीय प्रकृति का होगा, 5 ये भी 7 से कम है वो भी अम्लीय प्रकृति के होंगे। यहाँ देखिए ये 10 है, 10 जो है वो 7 से ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि ये क्षारक है इसलिए क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है। अगर किसी विलयन जो है वो अंडे के पिसे हुए कवच यानी कि अंडे का जो ऊपर का जो खोल होता है उसको हमने पीस दिया, उसके साथ अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न कर रहा है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, और जो गैस जो है वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इस विलयन में क्या होगा, इस विलयन में क्या होगा। पहला है NaCl, HCl, LiCl, KCl। दोस्तों इन सब का मतलब मुझे भी नहीं पता है। एक का शायद मुझे पता है NaCl नाइट्रोजन क्लोराइड, और दूसरे बी का इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमने पिछले बार पढ़ा था। अब KCl LiCl का मुझे भी नहीं पता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर बी है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब है तीसरा क्वेश्चन नंबर कि NaOH, NaOH का क्या होगा, Na का सोडियम होता था, OH का शायद हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो NaCl का 10 मिलीलीटर बिलियन HCl के 8 मिलीलीटर बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन को 20 मिलियन ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उस विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इस पिछले कक्षाओं में हमने स्थिर अनुपात के नियम के बारे में पढ़ा था कि किसी भी विलयन में जो है अनुपातों का जो है योग हमेशा बराबर होता है। तो यानी पहले 10 मिलीलीटर NaOH का पहले 10 मिलीलीटर विलयन के लिए को उदासीन करने के लिए जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 8 मिलीलीटर विलयन का उपयोग होता था। तो अब 20 मिलीलीटर को उदासीन करने के लिए कितने का होगा, सिंपल सी बात, 10 इंटू 2 इंटू 20, तो 8 इंटू 2 इंटू में 16। तो इसका आंसर सही उत्तर क्या होगा, उत्तर डी 16 मिलीलीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपच के उपचार के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होना चाहिए। अगर आपको अपच हो गई है यानी कि एसिडिटी जिसको हम कहते हैं, तो उसके उपचार के लिए कौन सी औषधि का उपयोग होना चाहिए। पहला है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक जिसको कहते हैं, एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, एंटीस्टिक प्रति अम्ल, और एंटीसेप्टिक सड़न रोधी। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही है कि एंटेस्टिक यानी प्रति अम्ल। क्या है, एंटेस्टिड प्रति अम्ल। उत्तर सी, उत्तर सी। अब है पांचवा कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले समीकरण लिखिए, उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। पहला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। सी है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तो पहला जो था
कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो इसका जो है समीकरण हमें लिखना था। तो कैसे लिखेंगे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार अम्ल के साथ जिंक के साथ, तो जिंक का क्या होता है? Zn। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, दोनों का अगर अभिक्रिया हुआ तो क्या हुआ? ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस H2 क्या है? हाइड्रोजन का है जो कि गैस के रूप में निकल गया। अब दूसरा था कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करें तो इसका समीकरण कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम का क्या होगा? Mg। वही तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होगा? HCl, याद रखिएगा। अब दोनों अगर एक साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? MgCl यानी मैग्नीशियम, Mg से मैग्नीशियम, Cl2 से क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जो है H2 गैस जो है वो हाइड्रोजन के रूप में। यहाँ से देखिए इसमें भी जो है H रिप्लेस हो गया था, यहाँ पर भी देखिए जो 2H है वो हट गया। तो यहाँ पर एक H अगर होता है तो सिर्फ हाइड्रोजन होता है, लेकिन 2H है तो वहाँ गैस है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो फिर यहाँ से मुक्त हो जाएगी। तीसरा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो इसका अगर हम देखें तो इसमें है 2Al यानी एल्यूमिनियम प्लस 3H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल 3H2SO4, दोनों अभिक्रिया किया तो क्या हुआ? Al2 यानी एल्यूमिनियम इंटू में SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फर, तो एल्यूमिनियम सल्फाइड, जिसको हम पूरा अगर नाम इसका ले तो इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फाइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस जो है इसमें मुक्त हो जाएगी। चौथा था हमारा कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करे। अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अगर लौह यानी लोहे आयरन के साथ, आयरन के जो रेतन है यानी कि आयरन को जो हम काटते हैं तो उससे जो चूर्ण निकलता है उसके साथ अगर इनको अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा? तो आयरन का क्या हो जाता है? आयरन का Fe होता है, वही तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2HCl, दोनों को मिला दिया तो Fe प्लस Cl, ये हो गया FeCl2। Cl2 क्यों है? क्योंकि सब जगह यहाँ पर जितना भी देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2HCl यानी हाइड्रोजन भी 2 है, Cl भी 2 है। तो यहाँ पर जो है Cl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है सिर्फ क्लोरिक जो है, Cl जो है क्लोरीन जो है, Cl2 आ गया, FeCl दोनों साथ मिल गए और जो है H2 गैस जो है वो बाहर चला गया, वो गैस के रूप में निकल गया। अब यही क्वेश्चन नंबर 6 है कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। ये क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। कहा गया कि हाइड्रोजन और ग्लूकोज जैसे यौगिक भी जो है उसमें भी हाइड्रोजन गैस होते हैं, और लेकिन इनका वर्गीकरण जो है वो अम्ल की तरह नहीं किया जा सकता है। तो इसको हमें साबित करना है। तो इसको साबित करने के लिए उत्तर हम यहाँ से उत्तर देखते हैं कि पहला है ग्लूकोज, अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। इन सब का विलयन लेंगे। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 मिलीलीटर के बीकर में रख दीजिए। अब कीलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब के तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इस क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, क्योंकि ये H+ आयन नहीं बनाता। क्योंकि जो है ये जो है इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जो अल्कोहल एवं ग्लूकोज है वो H+ आयन नहीं बनाता है। अब है कि आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल में होता है। कहा गया कि आश्रित जल जो है उसमें विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल में होता है? तो इसमें आश्रित जल शुद्ध होते हैं, यानी कि जो आश्रित जल होता है वो शुद्ध होता है, इसलिए इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। शुद्ध होता है इसका मतलब क्या है कि ना ही उसमें अम्ल की क्वांटिटी है ना ही उसमें क्षार की क्वांटिटी है, तो इसलिए शुद्ध होता है। इसलिए ना तो इसमें अगर अम्ल नहीं है तो इसमें H+ आयन जो है वो भी नहीं होगा, तो इसीलिए इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है।
क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है। वहीं अगर हम वर्षा के जल को देखें तो उसमें हमारे वायुमंडल में बहुत तरह की गैसें होती हैं, हानिकारक गैसें होती हैं, तो सब उसमें मिली होती है, तो उसमें जो है विद्युत का चालन होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान रहता है, जो कि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर इसे अम्लीय बना देता है। अम्लीय होने के कारण ये H+ आयन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण विद्युत का चालन होता है। यही कारण है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर अभ्यास के। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। जल की अनुपस्थिति में जो है वो अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, यानी कि जब अम्ल में हम जल नहीं मिलाते हैं तो उसका व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। तो इसमें उत्तर क्या है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता, क्योंकि जल की उपस्थिति में ही H+ आयन अम्ल से अलग होते हैं, क्योंकि जो है H जो है अम्लीय होने के लिए H+ आयन उसको पॉजिटिव चार्ज उसको देना है, लेकिन जब जल ही नहीं रहेगा, क्योंकि अम्ल जो है हमेशा जो है H+ आयन जो है वो जल की उपस्थिति में ही साझा करता है। तो अगर जल नहीं रहेगा तो H+ अम्ल उत्पन्न ही नहीं होगा, जिससे कि है वो अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि 5 बिलियन ABCD व E की जब सर्वाधिक सूचक से जांच की जाती है। 5 बिलियन है ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। ये कौन सा बिलियन है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि जो बिलियन होते हैं वो किस किस प्रकृति के होते हैं। तो जो है बिलियन होते हैं, जो 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारकीय होता है, और जिसका मान सिर्फ 7 होता है वो उदासीन होता है। तो 4 जो है 7 से कम है, इसलिए यह अम्लीय प्रकृति के होंगे। ये जो है प्रबल अम्लीय तो नहीं कह सकते हैं, बस दुर्बल अम्लीय कह सकते हैं। देखिए कोई भी अगर हम वस्तु लेते हैं, कोई भी हम गैस लेते हैं, तो वो जितना 7 से जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। अगर वो 1 है तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा होगा। अगर हम एक नींबू और दही का उदाहरण लें तो दही का जो है वो pH वैल्यू जो है वो 7 से थोड़ा सा कम होगा। मान लें अगर 5 हो या 4 हो, लेकिन वहीं नींबू का लें तो 2 या 1 हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है नींबू और दही में। दही कम खट्टी होती है और नींबू बहुत ज़्यादा होता है। उसी प्रकार क्षार का भी वही है। 7 अगर 8 है तो वो कम क्षारकीय होगा, यानी कम कड़वा होगा, और अगर वही 14 है तो वो बहुत ज़्यादा कड़वा होगा। वो उसको बहुत मुश्किल होगा उसको हमें खाना। अब है अगर वही देखें तो 4 जो है वो अम्लीय है, लेकिन दुर्बल अम्लीय इसको कह सकते हैं। वहीं 1 देखिए, 1 जो होगा वो प्रबल अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो 7 से बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए वो जो है बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा। 11 को देखें तो 11 जो है वो बहुत ज़्यादा प्रबल क्षारीय होगा, बहुत ज़्यादा क्षारकीय होगा। और 9 को देखें, ये भी जो है प्रबल क्षारकीय नहीं होगा। और यहाँ पर एक 7 है, 7 को देख लें तो 7 जो है उदासीन होगा। मैंने बताया था कि अगर कोई बिलियन का जो pH मान है वो 7 हो तो वह उदासीन होगा। यहाँ पर ये देखिए दुर्बल क्षारकीय है, तो दुर्बल क्षारकीय 9 हो जाएगा। pH के मानों को हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसका उत्तर तो हमने आपको बता ही दिया, तो अब आगे चलते हैं। 10वां जो है क्वेश्चन, उसमें कहा गया कि परख नली A एवं B के समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली A एवं B में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl तथा परख नली B में एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH डालिए। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों होगी। तो हमने पढ़ा था कि बुदबुदाहट की आवाज़ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में होती है। तो इसमें आंसर में देख लेते हैं कि परख नली ए जिसमें हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो उसमें अधिक बुदबुदाहट होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल होता है। क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो जो है एसिटिक अम्ल जो होता है उससे अधिक ज़्यादा खट्टा होता है, यानी प्रबल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम देखें तो कहा गया कि ताज़े दूध के pH मान 6 होते हैं,
दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। तो यहाँ पर है कि ताज़े दूध के पीएच मान का 6 होता है, ये तो हमें बताया है। दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। दही जब बनता है तो दही बनाने के लिए जो है उसमें एक तरह का आप देखेंगे कि दूध को दही बनाने के लिए हमें उसमें थोड़ा सा दही मिलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो दही में है लैक्टिक अम्ल यानी एक लैक्टिक बेसिलस नाम का एक जो है जीवाणु पाया जाता है, जो कि उसको जो है खट्टा कर देता है। तो उसमें जो है लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसलिए दही के पीएच मान 6 से कम होगा, क्योंकि दही जो है दूध से अधिक खट्टा होता है, तो उसका पीएच मान हमने पढ़ा ऊपर कि पीएच मान जिसका ज़्यादा कम होगा उसका ज़्यादा अम्लीय होगा। तो दही का जो मान होगा वो दूध से कम होगा पीएच मान में। अब 12वां क्वेश्चन कहा गया है कि एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो ये है कि ताज़ा दूध के पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देगा। और बी में पूछा गया कि इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है। तो आपके मन में इसका भी आंसर ज़रूर मिल गया, लेकिन इसमें चले हम देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है ये वाला जिसमें पूछा है कि ताज़ा दूध के पीएच मान जो है 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों हो जाएगा जब उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाएगा। तो उत्तर ए है कि ताज़ा दूध का पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बना देता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को अम्लीय बना देता है। दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक क्षारीय बना रहे, जिससे यह लंबे समय तक बना रहे। यानी जो बेकिंग सोडा होता है वो क्षारीय होता है, वो क्षार होता है, तो इसीलिए जो है दूध में उसे मिला देते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक वो खराब ना हो और वो अधिक समय तक टिका रहे। अब बी है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल ताज़े दूध में मिला क्षारक को पहले उदासीन करता है। पहले जब उसमें जो है क्षार जो वो थोड़ा सा क्षारकीय माध्यम का है, थोड़ा सा जो कड़वा वो हो गया है, उसको जो है वो बराबर कर देगा, उदासीन कर देगा। फिर धीरे धीरे जो है उसको और ज़्यादा अम्लीय करेगा, तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब वही क्वेश्चन नंबर 13वां है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र यानी रोधी बर्तन में क्यों रखना जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। अब है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र यानी रोधी बर्तन में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है। क्योंकि प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है वो आर्द्र यानी कि जो है नर्म, यानी कि जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो यानी पानी की क्वांटिटी हो। तो अगर हम इस ऐसे माहौल में अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखेंगे तो ये जो है जो वायुमंडल में उपस्थित यानी या फिर बर्तन में उपस्थित पानी के साथ जो है वो अभिक्रिया कर लेगा और बहुत ही अम, अम, ठोस पदार्थ जिप्सम जिप्सम एक जो है पदार्थ है, वो बहुत ही ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने की गुण नष्ट हो जाती है। जिसके साथ जो है ये जो है फिर जो है जल के साथ मिलकर जो जमने की जो गुण है वो नष्ट हो जाता है। अब नष्ट क्यों होता है? क्योंकि इसने पहले ही जल के साथ मिलकर ये उम, जम चुका है और एक नए पदार्थ यानी कि जिप्सम का निर्माण कर चुका है। तो इस प्रक्रिया में आप अगर हम अपने आसपास की सीमेंट का उदाहरण लें तो आप देखेंगे कि अगर हमने सीमेंट में जल को मिलाया तो वो फिर थोड़ी देर बाद वो जम जाएगा। उसके बाद हम उसको दोबारा से फिर तोड़कर या फिर दोबारा से उसको फिर से बिल्कुल पाउडर बना के फिर से उसको नहीं जमा पाएंगे क्योंकि उसकी जो जमने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। तो यही उदाहरण इसमें भी लेके देखें तो ये ऐसा ही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर चौथा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। दो उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण आपको पता ही है, लेकिन इसमें देख लेते हैं क्या होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें क्षारक एवं अम्ल अभिक्रिया कर जल एवं लवक का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्षारक एवं अम्ल अभिक्रिया करके जल एवं लवण का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर उदासीन बना देते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 15वां कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने का सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला उत्तर इसका है धोने का सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच साबुन एवं कागज उद्योग में होता है।
इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल में अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। और वहीं अगर बेकिंग सोडा की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम, स्पंजी एवं खास्ता बनाने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा के क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की मात्रा की अधिकता को कम कर उदासीन करके राहत पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पचाने के लिए भी किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग चौथा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अब है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, यानी प्रश्न नंबर पहला है कि CaOCl यौगिक Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है आपको याद रखना है, CaO यानी Ca से हो जाएगा कैल्शियम, O से हो जाएगा ऑक्साइड, Cl से क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो इसका प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। अब है दूसरा क्वेश्चन नंबर, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो इसका देखिए, इसका शायद उत्तर देना ये भूल चुके हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल है और उसको मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, जिसमें है Na2CO3, यानी धोने का सोडे का उपयोग जो है वो कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। किसका, धोने का सोडा। इसका याद रखिएगा, इसका जो है समीकरण है Na2CO3, यानी रासायनिक नाम क्या है, Na2CO3 1OH2O। 1 नहीं है, 10H2O। अब है कि प्रश्न फोर्थ, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। कहा गया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, और इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बोनेट डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया उत्सर्जित होता है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ उत्सर्जित होता है। इसका अगर हम समीकरण देखें तो 2NaHCO यानी सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, इसको गर्म किया जाता है, यानी इसमें जब ऊष्मा का प्रवाह किया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और जो है जल यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। जल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। अब प्रश्न नंबर 5वां है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो चलिए इसका समीकरण देखते हैं क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा, CaSO4 1/2 इंटू H2O, इंटू में जो है हाफ H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल, वहीं प्लस 1/2 H2O इंटू में इक्वल टू में दोनों मिलकर क्या हुआ, CaSO4 इंटू 2H2O, दोनों मिलकर क्या बना दिया, जिप्सम। हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब इन प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो वो जो है जिप्सम का निर्माण करता है। अब यहाँ पर अतिरिक्त एवं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक धन्यवाद, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।